सुनिए, आज आप लोग इतनी दूर से आए हो हमारे पास, है ना। कोई उन्नाव से आया है, तो कोई शुक्लागंज से आया है, तो कोई इधर बिठूर से आया है ना। तो इतने दूर दूर से बच्चे आए हैं केवल लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, है ना, ऑफलाइन में। तो जाहिर सी बात है हम इनको कुछ अच्छा पढ़ाएं। हमने कहा था कि डेरिवेशन कराएंगे, बाकी जो नहीं आए हैं वो घर ही पे रहें, है ना। तो उनको ज़्यादा लग रहा है। कोरोना नहीं, ऐसा ना कहो यार, है ना। सुनो, तो आज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हमने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो हम करा देंगे, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करें। वो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, वो ऑलरेडी एक चैनल पर पढ़ा है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। वन शॉट में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आज स्टार्ट कर रहे हैं सीधे हम लोग। क्या कह रहे हो? किसका? तो कल वो बता रहा था कोई हमको। हाँ, वो दिखाओ जरा, ब्रह्मास्त्र लाए हो? गौरी सुन रही होगी, उसको कैसा लग रहा होगा। कट कट है ये तो सेकंड वाला है? चलिए, पहला हम कराते हैं आज आपको वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कराते हैं? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सुनो, लगभग आज हम 8 से 10 डेरिवेशन कर डालेंगे फटाफट, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हिंदी में हुआ किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। देखो, कोई भी डाइपोल होगा वो अपने आप घूमना चाहता है, वो अपने आप घूमना चाहता है, लेकिन किधर? मान लो सपोज दैट ये डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है और इसको मैंने ऐसे रखा तो ये हमेशा ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये इधर जाना चाह रहा है, इधर, तो ऐसे खींचता रहेगा, दोनों तरफ खींचेगा और यहीं पर ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि दोनों का खिंचाव यानी दोनों के फोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है, परिमाण बराबर है। लेकिन अगर हल्का सा इसको ऐसे कर दें, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहता है, स्ट्रेट, ऐसे नहीं जाएगा, स्ट्रेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट, तो ये इधर की तरफ खींचना चाहेगा और ये इधर की तरफ। तो जब खींचेगा तो कुछ ऐसे घूम जाएगा, है ना। तो ये घूमा, ये हमने घुमाया कि अपने आप घूम गया? अपने आप घूम गया। यानी कोई भी डाइपोल अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहता है, ऐसे रखोगे तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रखा और उसको मैं ऐसे करना चाहता हूं, जाना ये इधर चाहता है लेकिन मैं उल्टा घुमा रहा हूं, सो विच वी हैव टू डू सम, फॉर विच वी हैव टू डू सम वर्क, जिसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इसी कार्य को हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज दैट, वो सब लिख लोगे लेट अस कंसीडर वाली लैंग्वेज, है ना। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल्स आर -q एट ए प्लस q एट बी। एक ए बी विद्युत द्विध्रुव माना जिसके ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है, इसकी लंबाई 2l है तथा इसे एक विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो गौरी, तुमने वीडियो देखी थी? पक्का? तुम्हारे लिए हमने वीडियो बना दी थी कि तुम्हें दिक्कत हो गई है, तुम्हारे चोट वोट लग गई है, तो हमने कहा बना दें। क्या कल क्या बोला था? हमने यही कहा था कि उसकी चोट लग गई है, तुम लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। हाँ, गौरी, इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये लोग लड़ाई लगवा देंगी।
गौरी वो गेट है। ठीक है, देखो इधर कितने एंगल पे रखा है, मान लो ये थीटा पे रखा है, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन इमेजिन करो ये डाइपोल अभी यहाँ पर है, अब इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे तो ये डाइपोल यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो इस थीटा को मैं थीटा 1 कह रहा हूँ, है ना, और इस डाइपोल को हल्का सा घुमा दे रहा हूँ। 90 नहीं किया मैंने, 90 थोड़ा भी समझ आ रहा, डायग्राम गंदा नहीं होगा, परेशान ना हो। ये हो गया थीटा 2, बोलो है ना बेटा, हम पढ़ा रहे हैं ना, और हम पढ़ाएंगे तो शाइन करेगा ही। हमने लाइटें नहीं बंद करवाई, तब भी कर रहा है। लाइट बंद करा दी। कौन वाली लाइट है ये वाली पीछे वाली सारी बता दी, ये अब ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। अरे यार तुम लोग नौटंकी बहुत बताते हो। देखो तो डायरेक्ट मान लो 30 डिग्री पर है और उसको हमें 60 डिग्री पर ले जाना है, तो डायरेक्ट हम 30 to 60 तो ले नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्क डन हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो हम एकदम से नहीं घुमाएंगे इसको, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो हमें जाने नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले जाना चाह रही है डाइपोल को, तो हम एकदम से थोड़ा ना घुमा लेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे। तो हमें छोटा एंगल पहले क्या करना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम किसके लिए काम करेंगे, डी थीटा कोण के लिए, क्या है ना। तो पहले निकालेंगे वर्क डन फॉर स्मॉल रोटेशन, क्या चीज, स्मॉल रोटेशन डी थीटा है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, छोटे घूर्णन डी थीटा के लिए कार्य। तो छोटा सा रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन भी छोटा ही सा आएगा। तो अब सुन लो, कुछ बच्चों को नहीं पता है, अब जल्दी में पूरा 11th का कॉन्सेप्ट नहीं खोलेंगे, जल्दी सुन लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये तब जब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, लीनियर, मतलब सीधे सीधे हो रहा हो। ऐसे कोई बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ आ गई तो वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला लगाना। और अगर वर्क डन घूमने में हो रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, एंगुलर यानी कोणी में, ये वाला टाउ इंटू डी थीटा, बोल समझे। और छोटे एंगल के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोलोगे cos 0 ही आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर दे, क्या कौन सा लगना चाहिए यहाँ, ऊपर वाला नीचे वाला, टाउ डी थीटा, बोलो है ना। थीटा क्या है वही, ठीक है। देखिए थीटा इधर से इधर घुमा रहे हो तो कहाँ आएगा, बाहर, और तुम किधर की तरफ घुमा रहे हो, हमें इसका टाउ नहीं चाहिए, हमें अपनी डायरेक्शन देंगे। किधर घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ना, तो टाउ भी कहाँ आ रहा, बाहर। दोनों के एंगल सेम है, तभी cos 0 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बचपन में अगर मुझे हम देखें इसमें, तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन टाउ तो हमें लग रहा है कांस्टेंट है, ऐसा लग रहा है थीटा, यानी टाउ थीटा पे डिपेंड, ऐसा तुम्हें लग रहा है। लेकिन मैंने क्या मैथ पढ़े हो ना, मैथ वैसे थोड़ी ना कि जो चीज इसके जैसा नहीं दिख रहा वो कांस्टेंट हो जाता है। हो सकता है ये टाउ फंक्शन ऑफ डी थीटा हो, फंक्शन मतलब फलन हो, क्योंकि हमें टाउ का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो टाउ के अंदर थीटा आ गया ना, तो टाउ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाउ फंक्शन है थीटा का, थीटा बदलेगा तो टाउ भी बदलेगा, इसका मतलब टाउ कांस्टेंट नहीं है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो कंप्लीट एंगल के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य के लिए हमें करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, पीई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन एक मिनट, अच्छा बताओ यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है, पी क्यों कांस्टेंट है, कोई बताएगा। क्योंकि P है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, और ये डिपेंड करता है किस पर, डाइपोल पर। डाइपोल मतलब उसके चार्ज और उसकी बीच की लेंथ पर। तो जब तक घुमाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि डाइपोल छोटा घुमा दिया बड़ा हो गया, तो लेंथ भी वही रहेगी और चार्ज भी वही रहेगा। तो P कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमने बोल दिया था, देखो बनाया यूनिफॉर्म है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो E भी कांस्टेंट हो गई, तो क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। W इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, बोलो समझ आया।
तो अब जरा इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को, हैं? तो माइनस का साइन थीटा, कोई दिक्कत? अरे ये तो साइन थीटा था, उल्टा लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना माइनस का, ये साइन थीटा है ना, इंटीग्रेशन में साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन में साइन थीटा का कॉस थीटा। याद करो एक वो ट्रिक बताई थी ना, डी बना के चेक कर लो, है ना। देखो इधर तो क्या हुआ, थीटा 1 से थीटा 2, देखो इधर माइनस बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 से थीटा 2। अब अपर लिमिट माइनस, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्या कर, तो ओ माय गॉड, अपर लिमिट माइनस, वैसे डायरेक्ट लगा सकते थे, लिमिट चेंज कर सकते थे माइनस की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने छेड़ दिया है। तो देखो थे कॉस थीटा 2, आज वाले लड़के नहीं आए सब, बोलो ये वर्कमैन का फॉर्मूला हुआ, नहीं हो गया यहाँ तक पूरा सही। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल केस दे देते हैं, आपसे पूछ लेंगे वहाँ पर कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी साम्यावस्था, जब डाइपोल ऐसे था तो थीटा कितना, थीटा कितना होगा जब डाइपोल ऐसे रखा होगा, 0, थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई, और इसको अनस्टेबल तक यानी ऐसे ले जाना, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 2 180, यानी थीटा 1 की जगह यहाँ 0 डालना है, थीटा 2 की जगह 180 डालना है, तब पी की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का? जल्दी से इसको देख लो तो फिर अगली डेरिवेशन देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, क्या चीज, कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। यार तुम लोग सुन नहीं रहे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो दो चीजें होती है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और एक हॉलो स्फेरिकल होता है, यानी गोली संधारित और खोखला या कह सकते हो खोखले गोले की धारिता। बात समझे? एक चीज सुनो, स्फेरिकल कैपेसिटर को कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर भी आ सकती है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी होती है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स रेडियस। बात समझ आया? इधर देखो, बोलो, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें वो सब कथा वथा लिख लोगी, लेटस कंसीडर देयर बी अ spherical conductor of radius r on the surface of which positive charges is light। बात समझे? माना कि एक खोखला, माना कि एक r त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर धनावेश उपस्थित है। तुम लोग हिंदी मीडियम सुना करो, हाँ, क्या चीज, नहीं क्या क्या कह रहे हो, अंदर के पृष्ठ पे कि बाहर के पृष्ठ पे, बाहर के पृष्ठ पे, आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि किसी भी धातु पृष्ठ का जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। अभी हमने इसको खोखला तो माना नहीं है, नहीं इसके अंदर ही भर देते हैं, हालांकि ठोस में भी होगा, लेकिन अभी हमने इसको कैसा माना है, ठोस माना है, तो सारा का सारा चार्ज हम कहाँ मानेंगे, ऊपर एक लोहे की बॉल है, गेंद है, ठीक है। तो अब समझना इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगेगी, है ना। और याद करो मैंने कैपेसिटर की एक और डेफिनेशन बताई थी, किसी को याद है? क्यों, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित क्या होता है? पेपर देने जा रहे हैं ये लोग, बताओ। A device which stores electrical energy in the form of electric charge and deliver it at once, यानी कि वह युक्ति जो कि आवेशों के रूप में ऊर्जा को संचित करता है तथा एक ही बार में प्रदत्त कर देता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और बताई थी मैंने, क्या बताई थी बताओ? अ डिवाइस विच बाउंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वह युक्ति जो विद्युत क्षेत्र को क्या कर दे, घेर ले या बद्ध कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर देखो प्लस यहाँ है तो माइनस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो प्लस और माइनस के बीच डिवाइस बनी कि नहीं बनी? तो प्लस और माइनस को बाइंड करने वाला जो होगा वो कौन होगा? कैपेसिटर होगा। अब प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है?
ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस कैपेसिटेंस उतनी लो, बताया था ना, और जितनी कम डिस्टेंस कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा। याद करो जब इसकी कैपेसिटेंस बहुत लो थी तभी हमने एक नया कैपेसिटर बनाया था जिसका नाम था पैरेलल प्लेट। उसके उसमें प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हम मान ले रहे बच्चा कितनी है। अच्छा होता सरफेस कभी भी कैपेसिटेंस निकालना, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले क्या निकालना, वोल्टेज, और वोल्टेज ना पता हो तो क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज में कैसे आओगे, V बराबर E इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बात समझे। और V से C कैसे बनाओगे, तो C इक्वल टू Q बाई V, ये चेन बताई थी नहीं बताई थी। क्या मुझे इसका पोटेंशियल पता होता है, अगर पोटेंशियल पता है तो ठीक, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे। हाँ हमें पोटेंशियल इसके सरफेस पर पता हो, दूर से देखो तो एक पॉइंट ही तो लगेगा ये। तो अगर हम पूछें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, बताओ कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के लगा दें क्योंकि कोई ना कोई मीडियम तो ही है, Q बाई R, डिस्टेंस क्या है सेंटर से R है, बोलो समझ आया नहीं आया, है ना। ऐसा मत बिहेव करो कि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, है। बट अगर मैं इसको एक कैपेसिटर मान लूं, क्या अभी क्या मान के बताया इसको, एक कंडक्टर, अगर मैं इसको कैपेसिटर मान लूं, या चलो बट Q इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ये कैपेसिटर मान के कर लिया हमने, है ना, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा सोच के बताओ ये वोल्टेज किसका है, इसी डिवाइस का है, ये वोल्टेज इसका है, ये कब मान के किया कंडक्टर, ये कब मान के किया, तो दोनों पोटेंशियल सेम ही तो होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा बताओ, Q बाई C इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q बाई R, Q से Q बटा उसी प्रकार कट गया, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या आया, 4πε0 के टाइम्स ऑफ R, बोलो है ना, यहीं तक हमें निकालनी थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें और कर दें, फॉर एयर या वैक्यूम, तो K की वैल्यू कितनी होती है, तो C बिकम्स C0। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, C0 इज इक्वल टू 4πε0, K की वैल्यू 1, R ऐसे रहेगी। जरा एक चीज और हमने देखी, जरा हम C बाई C0 करेंगे तो क्या निकलेगा, C बाई C0 करेंगे क्या निकलेगा, ये था, और 4πε0 R था, सब कुछ कट गया, कटा कि नहीं कटा। तो हमारे पास C बाई C0 की वैल्यू निकली K, और यहां से एक वैल्यू तुम और खींच सकते हो कि C की वैल्यू जो निकली वो KC0, मतलब वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होगी किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की, अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, क्या फिल कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी कैपेसिटेंस उतनी बढ़ जाएगी K टाइम्स, नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर हमने कोई ऐसा मटेरियल भर दिया जिसकी कैपेसिटेंस है, मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, और पहले उसकी वैक्यूम में जब उसके अंदर कुछ नहीं था तो उसकी कैपेसिटेंस थी 5 माइक्रोफेराड। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, उसकी कांस्टेंट कितनी है डाइलेक्ट्रिक की, 2 है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 यानी 10 माइक्रोफेराड, बोलो समझ आया नहीं आया। और माइक्रो में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, पुअर होती है, तभी इससे बचने, इससे बेटर हमने पैरेलल प्लेट बनाया। अच्छा इससे बेटर हम एक और भी बना सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉलो स्फेरिकल। चलो पहले चेक करते हैं फिर हॉलो स्फेरिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ हॉलो स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंदी मीडियम के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन मतलब हेडिंग बोलें तो क्या होगा, खोखले गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है, खोखले गोली संधारित्र की धारिता। समझो मेरी बात को, पहले इसका डायग्राम समझो, डायग्राम समझो। हमारा मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड करना। क्या करना, इमेजिन करो कि मेरे पास जो सॉलिड वाला गोला था, सॉलिड वाला जो ही बनाया था थोड़ी देर पहले, है ना, अगर वो सॉलिड वाला कंडक्टर है या कैपेसिटर है,
तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब थी। उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ा था, चार्ज करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, तो मैं एक वायर लगा के, है ना, और इसको कैसा कर दूं, पॉजिटिव चार्ज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया और इसकी रेडियस मैंने कुछ मान ली, फॉर एग्जांपल ए है, ऐसे कह दिया मैंने, इसकी रेडियस ए है। लेकिन अब जरा ध्यान देखो तो इसका नेगेटिव कहाँ है, क्यों इसकी जो कैपेसिटेंस थी बहुत पुअर थी, क्योंकि इसका नेगेटिव जो है वो इन्फिनिटी पर है। अगर उस नेगेटिव को हम पास ले आए तो पास ला के फिक्स करने के लिए हमें उस नेगेटिव को किसी ना किसी सरफेस पर रोकना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसके चारों ओर एक सरफेस लगाना चाहूँ तो वो सरफेस भी कैसी होगी, स्फीयर होगी। तो अगर मैं इसके चारों ओर एक क्या लगा दूं, एक और स्फीयर लगा। अच्छा बताओ इसमें कौन सॉलिड है कौन हॉलो है, बड़ा वाला हॉलो है, तभी तो छोटा वाला उसके अंदर रखा हो, छोटा वाला सॉलिड है। नहीं समझा, तो इसकी वजह से इंडक्शन हुआ होगा। लेकिन एक समस्या आ गई, बोलो क्यों, यहां पर टच नहीं कर गया, और टच कर गया तो ये वाला कंडक्टर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कॉर्क लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कॉर्क क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है जो चालक का दूसरे चालक के साथ संबंध तोड़ता है, यानी कि ये इससे टच ना हो जाए जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हो कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज इसको नहीं मिला, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इंडक्शन यानी प्रेरण हुआ होगा, जिसकी वजह से अंदर क्या हो गया होगा, अंदर क्या हुआ, अंदर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, बोलो है ना। अच्छा इंडक्शन के दौरान एक चीज ये भी होती है कि अंदर नेगेटिव आया तो बाहर पॉजिटिव आ गया होगा, लेकिन उस पॉजिटिव की हमें फिर उसके बाद इन्फिनिटी पे एक और नेगेटिव हो गया होगा, तो एक कैपेसिटर और बन गया होगा। तो हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट, उसकी वैसे भी कह सकते हो कैपेसिटेंस बहुत लो होगी। तो उस वाले जो बाहर वाला पॉजिटिव आया उसको मैंने ऐसे करके अर्थ में भेज दिया। बोलो समझ आया, नहीं आया। तो ऐसा करने से हमने इस वाले की रेडियस कितनी मान ली बच्चा, बी मान ली। इस स्फीयर का नाम हमने ए रख दिया और इस स्फीयर का नाम हमने बी रख दिया, क्योंकि उसकी रेडियस मैंने ए मानी है। तो अगर ये बताओ मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था, कैपेसिटेंस निकालने से पहले आप क्या निकालो, वोल्टेज, और वोल्टेज निकालने से पहले आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं पता है वोल्टेज तो इससे ये लाने के लिए V बराबर ED और इससे लाने के लिए C बराबर Q बाई V। बोलो है ना, नहीं समझाया। तो पहले हमें क्या इसका ये पता है, हाँ सर स्फेरिकल का तो पता रहता है। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए, बता पाओ कितना, गोले ए के पृष्ठ पर विभव, हिंदी में मैं बोल देता हूं इसलिए लिख लिया करो, बाकी रिवाइंड करके अपना देख ही लोगे तुम लोग। गोले ए के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, वही फॉर्मूला KQ बाई R। तो VA बराबर कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R। अच्छा R की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस ए। अच्छा Q क्या माना है, इस पर चार्ज, तो जितना चार्ज इस पर उतना चार्ज इस पे इंड्यूस, बात समझ आया। चलो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये बताओ EP एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर B, गोले B के पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा, हाँ बोलो है ना। लेकिन Q की जगह पे क्या लेंगे, बोलो Q, क्योंकि विभव को चिन्ह सहित लेते हैं, विभव का फॉर्मूला लिखते समय आवेश को हम चिन्ह सहित लिखते हैं, विद साइन लिखते हैं पोटेंशियल को, बात समझाया। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा केवल हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो अगर हम देखें VA इतना है, VB इतना, तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया होगा इन दोनों के बीच का, है ना। इसके बीच में कोई एक पॉइंट मान लो, इसके बीच में कितना वोल्टेज आ गया होगा। तो टोटल वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होता है, टोटल EP कितना हो गया होगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, बोलो है ना। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4
Q बाई ए प्लस ये माइनस बाहर ले लिया, अरे ये वाला माइनस बाहर ले लिया, Q बाई बी। बोलो है ना, नहीं समझ आया? पक्का? कुछ कुछ कॉमन हो रहा है? 1/4πε0 k इंटू क्यू 1/a माइनस। लेकिन मजे की बात सुनो, ये हमने क्या निकाला है? पोटेंशियल, है ना, यानी विभवांतर। किसका? इस वाले सिस्टम का। क्या मानकर? चालक मानकर। इसको देखो दो कंडक्टर मान लिया, लेकिन अब हम इसको क्या मान ले? एक कैपेसिटर। कहाँ पर बना है कैपेसिटर बताओ? यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है कैपेसिटर? कहाँ है? कहाँ पर? यहाँ पर। थैंक यू बेटा, इतनी बड़ी गलती तुम्हें बताई हमने हमको। ठीक है, कहाँ कैपेसिटर बन रहा है? यहाँ बन रहा है ना, प्लस से माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी का कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। अगर इसको कैपेसिटर मान लिया है तो Q बराबर CV होता है? नहीं होता। बट हमने क्या माना है? Q इज इक्वल टू, तो V की वैल्यू क्या निकलेगी? Q बाई C। बोलो है ना? अच्छा, ये वोल्टेज किसका है? इसी का है। ये भी किसका है? तो बाई इक्वेशन 1 और 2 बहुत से लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पर C इक्वल टू Q बाई V लिखते हो, V की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, वो भी सही है। तो क्या हो जाएगा कि V की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखो, बाई 1 और 2 LHS सेम है, तो RHS भी सेम। तो Q बाई C इज इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/a माइनस 1/b। जल्दी से K लगा देना, अभी लोग कह देंगे K नहीं लगाया आपने, है ना? बोलो समझ आया? तो Q से Q कैंसिल, तो 1/c इज इक्वल टू 1/4πε0 k। एलसीएम ले लो, ए बी बी माइनस ए। तो C की वैल्यू कितनी हो गई? ये पलट जाएगा ए बी अपॉन, तो ये भी तो पलटेगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? तो ये क्या चीज है? ये कैपेसिटेंस ऑफ हॉलो स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। इसके तरीके से एक और है, सिलेंडर वाला भी था, याद आया कि नहीं आया? तो सिलेंडर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन जो है, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बहुत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये डेरिवेशन आएगी नहीं तो इसका एक न्यूमेरिकल आएगा। और इस डेरिवेशन के दो क्लास हैं। दो क्लास कौन कौन से हैं बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर। पहला है डेरिवेशन का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ, क्या चीज? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोल दो, है ना। सुन लो, सभी मतलब सभी। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं। अब कहोगे सर कई तो आप प्लेट रहे बना, दो लाइन रहे, है ना। इस तरीके की दो प्लेट्स है मेरे पास ऐसे, ठीक है। एक यहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है। तो जाहिर सी बात तुम्हें क्या दिखेगी सामने से? एक लाइन दिखेगी, ठीक है पूरी प्लेट। इस प्लेट को पूरा मैंने चार्ज कर रखा है। क्या रखा है? चार्ज। बिना चार्ज के भाई कैपेसिटर का काम ही चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना, है ना। हमें लग रहा बाकी बच्चे आज इसलिए एब्सेंट हो गए हैं कि हमने क्लास का टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर दिया है। नौ से तो वहाँ जा ही कौन रहा है आज? वहाँ गया ही कहाँ है कोई? कौन? और पवन नहीं, पवन समझ रहा हो, अपने नाम के अकॉर्डिंग है ना। देखो इधर, ये देखो हंस रहे। वो बेटा पेपर देने गया ना,
तो वो यहाँ नहीं है, वो जहाँ से उसका सेंटर है वो वहीं पहुँच गया है। देखो जब अब ये दो प्लेटों में एक प्लेट को हमने कर दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज, कैसा है ना। और बेटा जो चीज़ डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी होगी उसके दोनों तरफ पोलैरिटी सेम होती। तो यहाँ पर कैसा आ गया, वो ध्यान से सुनना, इंडक्शन की वजह से यहाँ कैसा आ गया होगा, जाहिर सी बात है ये बैटरी से तो नहीं जुड़ी है, तो इसके इधर कैसा आ गया होगा पॉजिटिव, इसके इधर दोनों तरफ पॉजिटिव आया होगा, लेकिन इसके इधर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ, तो जो एक्स्ट्रा वाला पॉजिटिव है उसको कहाँ भेज दिया हमने, ग्राउंडिंग कर दी उसकी। इस ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बन गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, बिटवीन द प्लेट एक्सेप्टिंग द एजेस। एच को छोड़ के हर जगह क्या है, किनारों को छोड़ के हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन किनारों पे थोड़ा कैसे हो जाएगी, ऐसे बेंडिंग आ जाती है, क्या आ जाती है थोड़ा सा, हाँ ये कहा हुआ इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डी। यही डी तुम्हारी प्लेटों के बीच की भी दूरी है और प्लस और माइनस के बीच की भी डिस्टेंस है। बोलो समझा। इस प्लेट का नाम हम रखते हैं बेटा, क्या नाम रख दें, एक्स, और इस प्लेट का नाम रख दें वाई। इस पर कितना प्लस सिग्मा, यानी इस पर होगा प्लस क्यू और इस पर होगा, बोलो समझ में आया, इतनी तो डायग्राम समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अब समस्या आती है, हमें चाहिए सी। क्या चाहिए, तो सी ना पता हो तो पहले क्या निकालो, वी। वी ना पता हो तो पहले क्या निकालो, ई। तो वी से निकल जाएगा, ई से निकल जाएगा वी, वी बराबर ई डी। और सी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू बाई वी। तो क्या इसका वी पता होता है हमको, सोच के बताओ। क्या प्लेटों का पोटेंशियल पता है, नहीं। प्लेटों की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी हमने, क्या पढ़ाई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बताने की जरूरत तो है नहीं, पता है सबको। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से अवे की तरफ, ऐसे होगी ना। और इसकी वजह से, प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन कहाँ निकल रही हैं, राइट साइड निकल रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। फिर से मैं बता रहा हूं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन यही हो गई, और नेट निकालने के लिए सेम डायरेक्शन जुड़ जाती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट से होती है, सिंगल प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, तो अगर मुझे ई निकालना है तो ई मैं कहूंगा ई एक्स प्लस ई वाई, वेक्टरली ऐड करेंगे और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ई एक्स प्लस ई वाई, ई एक्स की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि बीच में मीडियम हम कुछ मान ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, तो कितना हो गया 2 सिग्मा अपॉन, ये से ये कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या निकली, ई की वैल्यू, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, और बच्चा बच्चा जानता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, जो प्लेट का हमने लिया है। बात समझे। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वेशन नंबर इसको 1 मान ले। क्या पहला स्टेप हो गया। अब E से जाना है हमको कहाँ पर, V पे। तो PD बिटवीन प्लेट्स, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। हिंदी मीडियम क्या बोलेगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर। क्या होगा बताओ, V बराबर ई डी। लेकिन एक बात बच्चा हमेशा याद रखना, सभी को मैंने बताया था, V बराबर ई डी जो लिखते हैं वो D होती है प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस, ना कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। हालांकि न्यूमेरिकल वगैरह में हम प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं इसको, क्योंकि इस समय जब ये कंप्लीटली वैक्यूम्ड है या कंप्लीटली भरा हुआ है किसी भी मीडियम से, जिसको हमने माना है K, तो उसमें प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस क्या है, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो हम जब फुल्ली फिल्ड या फुल्ली एम्प्टी वाला केस होगा तो D को प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन पार्शियली फिल्ड में D को प्लेटों के बीच की डिस्टेंस
नहीं ले सकते, तब प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। बात समझ आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी सही लिखाइए, क्योंकि d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस चार्ज, यानी कि प्लस और माइनस के बीच की दूरी है। बोलो समझ आया? बहुत बाउंसर तो नहीं गया? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई a एप्सिलॉन नॉट k इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये वोल्टेज क्या मान के निकाला हमने, दो प्लेट मान के निकाला है, यानी कंडक्टर मान के निकाला। अगर ये कैपेसिटर बन गया है तो इसकी अपनी कुछ कैपेसिटेंस होगी कि नहीं होगी? उस कैपेसिटेंस को हमने क्या मान लिया, C। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं होगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा यहां से, ये वोल्टेज किसका है, इसी सिस्टम का है, ये वोल्टेज किसका है, इसी सिस्टम का है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर दूं, और फिर इसके बाद तो तुम लोग जानते हो, इतनी देर से यही कर रहे हैं, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या करेंगे, Q बाई सी इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी, यू से यू कट गो, C इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। बोलो है ना? तो यहाँ से C की वैल्यू क्या निकल के आई बाल को, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे कर दो K A। बोलो हाँ है ना? अगर मैं बात करूं फॉर एयर या वैक्यूम, तो K की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी और C बिकम्स C नॉट। तो C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहाँ से तुम्हें साफ दिख रहा होगा D विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस, यानी कि प्लस और माइनस के बीच की दूरी है D। अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो C की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसको घटाएंगे तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही बात तो हम इतनी देर से बताते आ रहे हैं। क्या इसमें कोई समस्या आई? एक चीज़ और सुनो, ये पहला क्लास था, इस वाले टॉपिक का पहला क्लास, जिसमें हमने मान लिया या तो पूरा खाली या तो पूरा भरा। लेकिन मान लो थोड़ा थोड़ा खाली या थोड़ा थोड़ा भरा, पार्शियली फिल्ड हो, तब क्या करेंगे तो हम बताते हैं। फिलहाल इतना नोट करिए। देखो पार्शियली फिल्ड वाला डायग्राम है, इसमें देखो कुछ जगह पर डाइलेक्ट्रिक है और कुछ जगहों पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जैसे यहाँ और यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर है केवल। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो पहली बात मन में आता है कि कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी। डाइलेक्ट्रिक पूरे में लगाने से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो इस क्लास में आप बैठे हो, इस क्लास की सरफेस पर हम कुछ रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, है ना। लेकिन सीटें लगा दें तो अब क्या हो जाएगा, या दीवारों पे अलमारियां बना दें तो अब इसी कमरे में हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं, यानी कि स्टोरेज अब ज़्यादा हो गई। तो कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया पार्शली या फुल्ली, तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाती है। बात है, स्टोरेज बढ़ गया ना। दूसरी बात ये, इसको करने के दो तरीके समझना। पहली चीज़ ये कि हमें सी तो चाहिए, क्या चाहिए, सी चाहिए। तो उसके पहले हम वी निकालें, उसके पहले हम ई निकालें। अब यहाँ ये बताओ कि ई एक होगा कि दो होगा? एक होगा मीडियम का ई और एक होगा फ्री स्पेस का। नहीं समझाया? अच्छा, ऐसा करने से डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है कि नहीं होता है? पोलराइजेशन मीन्स ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब उस पर भी प्लस और माइनस चार्ज का आना। तो अगर मैं कह रहा हूं ये प्लेट कैसी है, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, और ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव तो जमीन में चला गया, भू संपर्कित करा दिया हमने, है ना। लेकिन इसके प्लस की वजह से यहाँ नेगेटिव स्टार्ट इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युतों में आवेशों का वितरण इस प्रकार होगा कि वो एक द्विध्रुव बना लेंगे। क्या बना लेंगे? द्विध्रुव। तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो फिर से प्लस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी जो ये बाउंड कर रहा। तो एक ये खुद में एक कैपेसिटर बन जाएगा और एक कैपेसिटर हमारा बाहर चल रहा है। तो एक तरह देखा जाए तो दो कैपेसिटर होगा इसमें। कौन कौन से बताओ? एक वो जो मीडियम वाला डाइलेक्ट्रिक वाला और एक वो जो फ्री स्पेस वाला। बात समझा? तो अगर मैं मान के चलता हूं कि एक बार मैंने मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और एक बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली मतलब फ्री स्पेस वाली निकाली, और दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटल वोल्टेज और टोटल वोल्टेज से टोटल कैपेसिटेंस। एक मेथड बहुत ध्यान रखना। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही है। क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक
वेक्टर क्वांटिटी जिसको जोड़ते समय में थोड़ा बहुत डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इमेजिन करो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एयर वाली से एयर वाला वोल्टेज निकाल लें, डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक वाला वोल्टेज निकाल ले। अब दो वोल्टेज आ गए, वोल्टेज स्केलर तो अब सीधे जोड़ दो तो टोटल वोल्टेज आ गया ना। हाँ, और फिर टोटल वोल्टेज से टोटल कैपेसिटेंस आ गई। नहीं समझ में आया? पहले वाले केस में क्या किया था, इसको अलग अलग लिया था, इसका टोटल बना के ये टोटल निकाला था। दूसरे वाले केस में क्या किया, इस पहले वाले से वोल्टेज निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरा वाला वोल्टेज निकाला और टोटल वोल्टेज निकाल के टोटल कैपेसिटेंस पे गए। बात समझे? तीसरे में क्या कर रहे हैं, तीसरे में हम मान ले रहे हैं पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला वोल्टेज, पहले वोल्टेज से पहला कैपेसिटर, पहली वाली दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरा वोल्टेज और दूसरे वाले वोल्टेज से दूसरी कैपेसिटेंस, और दो कैपेसिटेंस को सीरीज या पैरेलल का देख के सॉल्व कर दो। कितने तरीके हो गए? 3। कौन कौन सा? जिसमें टोटल ई वाला एक टोटल वी वाला और एक टोटल सी वाला। तो हम पहले करने जा रहे हैं कौन सा, टोटल वी वाला, क्योंकि ई वाला हम क्यों नहीं करते रीजन, हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी तो डायरेक्शन का काम ही खत्म करते हैं। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं कह रहा हूं पूरी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है और डाइलेक्ट्रिक कितने में बैठा है, तो एयर कितने में बैठी होगी, डी माइनस टी। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स इन एयर, है ना, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कोई पॉइंट मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वो यहां पर वो पॉइंट है प्लेटों के बीच में, अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। डायरेक्ट कर दें अब, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। के आएगा क्या आएगा क्या, क्योंकि एयर का है, एयर में के की वैल्यू कितनी हो जाती है वालों को, 1 हो जाती है। बोलो समझ में आया? तो अगर ये हुआ तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई ए। बोलो है ना। अब एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो मैं इसको कुछ नाम दे दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1, ठीक है। और तो PD निकालो, PD बिटवीन प्लेट्स इन एयर। नहीं समझा? यानी कि हम इन एयर की बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं, इन एयर या इन फ्री स्पेस। बोलो समझा? तो PD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए तो PD कैसे निकाला जाता है, V इज इक्वल टू ई डी। तो V एयर की मैंने V1 मान ली, E कितनी निकाली है E1, D कितनी हो जाएगी, एयर की D कितनी है, एयर की D कितनी है, ये याद रखना है, एयर की D कितनी है भाई, टोटल D है उसमें से T में डाइलेक्ट्रिक बैठा है तो बचा कितना, D माइनस T। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझ आया? नहीं आया, है ना। अगर मैं कह दूं किसके लिए, फॉर या इन मीडियम, किसकी बात करूं, इन मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक। क्या चीज, सुन लो, डाई इलेक्ट्रिक, इन मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अच्छा किसकी प्लेट पकड़ रहे हैं हम, अपनी कैपेसिटर की, मतलब सॉरी ये वाली की ये वाली, डाइलेक्ट्रिक की पकड़ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक में एक यहाँ माइनस बना होगा और एक यहाँ, तो एक ये प्लस प्लेट बन गई होगी और एक ये, तो हम डाइलेक्ट्रिक की प्लेट पकड़ रहे हैं तो उसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वही निकलेगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से अवे माइनस की तरफ, तो उधर साइड पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर से फॉर्मूला यही निकलना चाहिए। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई, यहां K रहेगा क्योंकि यहां पर K है, तो सिग्मा की वैल्यू फिर से, चार्ज तो उतना ही, अब चार्ज तो उतना ही कह सकते हो कि एक्यूमुलेट हुआ होगा, या कह सकते हो उसके ऊपर स्टोर हुआ होगा, इंडक्शन हो रहा है ना। बोलो इतनी असर में आ गई। अगर हम PD पूछे, PD बिटवीन प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बताओ कितना हो जाएगा।
वही फॉर्मूला लगाओगे, V2 इज इक्वल टू E2 इंटू डी, कितना है यहाँ प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस प्लेट के लिए, प्लेट की प्लस ये है, प्लेट की माइनस ये है, इसके बीच की डिस्टेंस T है ना, अभी सिखाया नहीं था। D क्या होता है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, बात समझे। तो कितना हो गया विशाल, E2 की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। बस है, टोटल PD कितना हुआ बिटवीन प्लेट्स, इसी पॉइंट पर तुमने एक बार इससे निकाला है, इसी पॉइंट पर तुमने एक बार ये वाले प्लस और ये वाले माइनस से निकाला, तो टोटल PD बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया, यानी प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर कितना हो जाएगा बताओ, V इज इक्वल टू V1 प्लस, डायरेक्ट कर दें है ना, चलो ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू टी, कुछ कुछ कॉमन हो रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये क्या मान के हमने निकाला है पूरा, दो प्लेट और डाइलेक्ट्रिक मान के, यानी कंडक्टर मान के या डाइलेक्ट्रिक मान के। अगर हमने इस पूरे को एक कैपेसिटर मान लिया तो इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी, बीचों बीच में लिख रहा हूँ, इसीलिए ना इसकी लिख रहा हूँ ना इसकी लिख रहा हूँ, दोनों की मिला के क्या होगी, C होगी। तो बट Q इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, और C क्या है, टोटल C, टोटल V है ना। तो कितना हो गया भाई, यहाँ से तो तुम्हें आता ही है ना, बाई क्वेश्चन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, तो Q से Q कैंसिल, हाँ, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर A एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कहाँ जाएगा है? बोलो है ना, निकला कि नहीं निकला। लेकिन एक बात सुनो, इसी में कुछ केस देगा, केस हम वैसे बता दे रहे, लिखवा नहीं रहे, आपकी कॉपी में लिखवाया है मैंने, वैसे ही आप देख लेना। केस फर्स्ट क्या होगा, जब बोलेगा डाइलेक्ट्रिक में कुछ नहीं फिल है, मतलब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, केस फर्स्ट है ना, जब बोलेगा नो डाइलेक्ट्रिक, क्या नो डाइलेक्ट्रिक का मतलब T इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ T इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, एयर आ जाएगी, उसके लिए क्या हो जाएगा C0 हो जाएगा, और T 0 हो जाएगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं समझा, K 0 मत कह देना कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो K की वैल्यू 0 हो गई, K तो उसका कांस्टेंट ना, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो किसका कांस्टेंट इफेक्टिव हो जाएगा, एयर का है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस 0, 0 अपॉन 1 0, ये एयर का बना कि नहीं बना, ये पढ़ाया था एयर का, नहीं। केस 2 में क्या बताएगा, फुल्ली फिल्ड, केस 2 में क्या कहेगा, फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो फुल्ली फिल्ड के लिए T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी, और हमें वैल्यू D पता होती है ना कि T पता होती है, तो जहां जहां T है वहां D रखो, जरा देखें जरा कर पाते हो कि नहीं, जहां जहां T है वहां D रखो, यहाँ D रखोगे D से D, तो D बाई K बचेगा, वो K कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो K एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये फुल्ली फिल्ड का भी पढ़ाया नहीं था थोड़ी देर पहले, फुल्ली फिल्ड मतलब वहाँ एयर भरी थी पूरे में, या कोई मीडियम भरा था K वाला, नहीं समझ आया। फिर क्या होगा, इसी में एक आएगा कि अगर हम मेटल भर दें, क्या भर दें, मेटल का K कितना होता है, मेटल का K इन्फिनिटी, तो जैसे यहाँ इन्फिनिटी डालोगे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाए, केवल ये टर्म गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। यानी कि एक सवाल तुमसे यहाँ से बन सकता है, क्या बन सकता है कि एक मीडियम है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड, क्या है, या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कुछ नहीं भरा है ना, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर उसके बीच में हमने एक मेटल भर दिया है तो कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, यही हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ी कि घटी, बढ़ी कि घटी, देखो डिनोमिनेटर घट गया ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, समझ मेरी बात को, D माइनस टी हो गया ना, तो डिनोमिनेटर नीचे से कम हो गया।
अब सुनो एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और होगी, हम बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट करा रहे हैं, मतलब लिखा नहीं रहे, डायरेक्ट करा रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक पूरा एक कंप्लीट ब्लॉक ना होके छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बटा होगा। मान लो खूब सारी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, एक है T1 थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एक है T2 थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो जब टोटल हम स्ट्रिप्स को जोड़ेंगे तो हमें टोटल जितना एरिया वो कवर कर रही हो, सॉरी जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रही पता चल जाएगी ना, कितनी करेगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे करके Tn। नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा। देखो अगर हमने खूब सारी स्ट्रिप बीच में लगा दी इस तरीके से, हाँ मान लो ऐसे, यहाँ आ रहा, यहाँ पर आ रहा है ना, खूब सारी हमने स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे लगा दी। तो मान लो ये T1 थिकनेस T2 थिकनेस, तो टोटल मिला दो तो पता चल जाए कितना एरिया, मतलब सॉरी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, बोलो है ना। तो हमें T की वैल्यू क्या मिल गई, T की वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन K की वैल्यू क्या K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा, बोलो है ना। ऐसा तो है नहीं कि रबड़ और कांच को जोड़ के हम कोई तीसरा मटेरियल बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो K1 K2 K3 कभी जुड़ते नहीं है, मेरा बताने का बस तात्पर्य यही है। तो तुम इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे सुन लो, ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, D माइनस टी की जगह पर पूरा T कितना, यानी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ करोगे T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, बोलो समझ। तब ये टोटल तुम्हारा क्या निकल के आएगा, C। अब बिना वीडियो को ब्रेक किए मैं यहीं पर तुमको एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इसी को हम एक दूसरे मेथड से करें जिसमें हम C को कंप्लीट, देखो ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, ये फॉर्मूला वहीं वैलिड है, क्या बोला मैंने, ये फॉर्मूला वहीं वैलिड है जहाँ डाइलेक्ट्रिक और प्लेट आपस में कैसे दिख रहे हैं तुमको, पैरेलल दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल है पक्का, मतलब आपस में डाइलेक्ट्रिक और प्लेट पैरेलल दिख रहे हैं। लेकिन अगर कभी डाइलेक्ट्रिक ऐसे लग गया, सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से, जैसे मान लो दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगे हैं आपस में ऐसे, तो ये फॉर्मूला चलो वैलिड है ना। लेकिन अगर यही दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे की बजाय कैसे लग गए, ऐसे लग गए, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पर्पस से है, इस टाइप की पार्शियली फील्ड की, जब आपके एग्जाम में आए। लेकिन न्यूमेरिकल तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो एक मेथड हम ऐसे सिखा दे रहे हैं, एक मेथड हम ऐसा बता दे रहे हैं जिससे ये वाली डेरिवेशन भी हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी, इसके भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे और इसके भी, तो बेस्ट है इसका मतलब। तो अगर देखो ध्यान से, हटा दें इसको, है ना, जल्दी से देखिए, ठीक है। यही डायग्राम बनाने दे रहा हूं, इधर सुनो, हटा दूं ये, इधर देखो, इसी में मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो सब लोग फटाक से, अगर मैं कह रहा हूं कि ध्यान से देखना, ये मैं सी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पर कितने प्लस माइनस बाउंड हो रहे हैं, यहां कितने प्लस माइनस बाउंड हो रहे हैं आपस में, एक प्लस माइनस ये बाउंड हो रहा है ना, तो एक इसका कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर का मतलब प्लस और माइनस को बाउंड करना ऐसे डिवाइस, तो एक कैपेसिटर ये बन गया, एक ये प्लस और माइनस बाउंड हो रहा तो एक कैपेसिटर, तो कितने कैपेसिटर हो गए यहाँ पर। और दोनों कैपेसिटर क्या पैरेलल प्लेट नहीं है, चेक करो, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये भी पैरेलल, अरे यही नहीं है केवल, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बोलो सर एक प्लेट बन गई ना। तो अगर मैं इन एयर की बात करूँ तो कैपेसिटेंस निकालूँ, क्या निकालूँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C1। एयर का लिए फॉर्मूला होता क्या है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट होती है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है C इज इक्वल टू, पहले ये लिख दोगे Ka एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना। इन एयर के लिए फिर करेंगे, इन एयर के लिए कितना हो जाएगा, C1 बराबर K की जगह 1 हो गया, A एप्सिलॉन नॉट, और एयर की डिस्टेंस, एयर की डिस्टेंस कितनी है, ये सब कथा में लिख दोगे ना, the distance between the plates is D and dielectric is placed at the distance of T, so air is placed या air is filled in the distance of D minus T,
या माना प्लेटों के मध्य दूरी d तथा डाइलेक्ट्रिक की परावैद्युत की मोटाई t है, तब वायु d माइनस टी स्थान पर होगी। बोलो समझाया? लिख सकते हो ना अपने से। तो ये निकल आया इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं कहूं किसके लिए, इन मीडियम, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, C2 इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब प्लस माइनस के बीच की दूरी कितनी, टी। नहीं समझाया? हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा एक बात ध्यान रखना, हमेशा पहचानने का तरीका, अगर सीरी मतलब सुनो, एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक का या एक कैपेसिटर का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का माइनस अगले के प्लस से, तो ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हुआ, क्या हुआ, सीरीज। चेक करो जरा, प्लस जुड़ गया माइनस से, इस कैपेसिटर का इस कैपेसिटर के साथ, प्लस माइनस से माइनस, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, तो क्या लिखेंगे हेयर, C1 एंड C2 किसमें हो गए, और सीरीज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है क्या, 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस, गलत तो नहीं लगाया, C बराबर C1 प्लस C2 तो नहीं होता है, कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होता है। रियलिटी बता दो, कैपेसिटर में उल्टा नहीं होता, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस में सही होता है। सीरीज का फॉर्मूला यही होना चाहिए, ठीक है। क्या करें, 1/C, तो 1/C1 कितना हो जाएगा, इसका नहीं समझाया। अगर ध्यान से रखो, यहां से ध्यान से रखो, अगर मैं 1 कॉमन कर लूं तो d माइनस टी प्लस टी बाई के नहीं बचेगा, है ना। अब इसको पलट दो तो c बराबर, क्या डेरिवेशन इजी थी, हाँ। और इससे मैंने कहा दोनों तरीके के सवाल हो जाएंगे। दोनों तरीके मतलब अगर इसी क्वेश्चन में इसी जगह पर एक क्वेश्चन ये दे दिया होता है ना कि कैपेसिटर हमने अब की बार ऐसे लगा दिया है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, उसका ये प्लेट है, यहाँ से चार्जिंग कर दी और यहाँ पर ऐसे, तो प्लेट X और Y यहाँ है। सबसे पहले देखा करो प्लेट कहाँ है, क्या देखा करो, प्लेट। फिर देखा करो पार्टीशन लाइन, क्या देखा करो, पार्टीशन। यहाँ पार्टीशन लाइन कहाँ है, ये यहाँ पार्टीशन लाइन कहाँ है, यही तो है। अगर पार्टीशन लाइन प्लेट के पैरेलल है तो सीरीज है, और पार्टीशन लाइन प्लेट के परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल। यहाँ C1 का फॉर्मूला यही आना चाहिए। C1 का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है तो C1 का फॉर्मूला होगा K1 दोनों का एरिया तो सेम ही होगा ना, नहीं, दोनों का एरिया सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा बेटा, जरूर थोड़ा ना यहाँ से पार्टीशन कर दे, तो इसका A1 और इसका A1 एप्सिलॉन, लेकिन दोनों के D देखो जरा, प्लस माइनस, इसका प्लस यहाँ, इसका माइनस है, इसका प्लस यहाँ, इसका माइनस। और मैंने एक तरीका वो बताया था, अगर एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हो तो सीरीज, और एक का प्लस दूसरे के प्लस से जुड़ा हो तो चेक करो, एक का प्लस इसका माइनस है, ये तो इसी का है। मैंने बोला एक C का प्लस दूसरे C के माइनस से हो तब सीरीज, इसका प्लस इसी के प्लस से जुड़ रहा है, चेक करो, तो ये क्या हुआ, पैरेलल हो गया ना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनना चाहिए, D, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस तो इसमें भाई इस प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, और इस प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस D, तो C2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो फॉर्मूला कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, K1 A1, ऐसे सवाल आ जाएंगे, कर लोगे, है ना। कभी कभी 3 पार्टीशन आता है, कभी कभी 2 में या 3 में, कभी कभी ये फॉर्मूला, ये वाला बहुत फेमस सवाल है ना, K1 K2 और K3, ये प्लेट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ कितनी पार्टीशन लाइन हो गई, एक ये और एक ये। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी पार्टीशन लाइन प्लेट के पैरेलल है तो सीरीज हो गया, नहीं हो गया तो सीरीज वाला लगा के फॉर्मूला निकाल लोगे, और फिर जो इसका आंसर आए उसको इसके साथ पैरेलल में कर दो, ठीक है। नहीं आया, बोलो ये समझ में आया डेरिवेशन। देखिए अब 2 चीजें हैं, पहला तो पोटेंशियल एनर्जी है ना ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो हम दोनों चीजें तुमको कराने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है पहले जानो, यानी संधारित्र की स्थितिज
ऊर्जा, क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। किसी को फॉर्मूला याद है क्या? U इज इक्वल टू हाफ CV²। बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है, प्रसाद साथ चढ़ा देंगे आज जाके हम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। और कौन सा कैपेसिटर है ये? चार्ज्ड, ठीक है। अब पहले बात ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ना। ये कुछ नहीं, ये है बस वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर। नहीं समझाया? किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि द वर्क डन टू चार्ज एनी कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये कोई कैपेसिटर है, इसको मुझे चार्ज कराना, तो चार्जिंग किस फॉर्म में कराते हैं हम लोग? क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्यू लाएंगे तो एकदम से क्यू थोड़ी ना लाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्यू लाएंगे। मान लो कितना क्यू लाए? डी क्यू, जिसके लिए मैं कितना काम करना पड़ा? डी डब्ल्यू। तो पोटेंशियल तो कितना आएगा? इसका 0 है, इसका V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? अरे इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। यहाँ का पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V आया। तो तुम्हें पढ़ा होगा Q बराबर CV। वो तो बात की बात है, क्योंकि इसकी वो कैपेसिटेंस है। समझना, मुद्दे की बात ये है कि पहले हमने वोल्टेज चार्ज किया ना, तो हमें पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V नो, V इज इक्वल टू dW अपॉन dQ। होता है कि नहीं होता? हमें तो वर्क चाहिए ना, कार्य। तो dW का फॉर्मूला क्या आया? V dQ। नहीं समझ आया? नहीं आया। अब बताओ, अगर टोटल वर्क चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दें? इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट है क्या? पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, KQ/R करता है। तो ये कांस्टेंट, पहली बात करना कि ये जान लो कि कौन कांस्टेंट है कौन नहीं है। क्या V Q पर निर्भर नहीं करता? करता है। V बराबर KQ/R, Q पे कर रहा ना। तो अगर मैं एक फॉर्मूला देखूं तो Q बराबर क्या होता है? देखो V कर रहा Q पर या Q कर रहा V पर, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो dW बराबर क्या हो जाएगा? अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया बेटा, तो dW इधर हो जाएगा Q/C dQ। अब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, इधर कुछ नहीं दिख रहा है ना, और इधर 1/C बाहर आ गया, वो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है जब तक कि शेप साइज चेंज ना किया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Q dQ। नहीं समझ में आया? सही है ना? बता दो अभी, है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इधर जब चार्ज हम लाएं थोड़ा थोड़ा, तो पहले इस पर कितना चार्ज था? 0। फिर आते आते इस पर कितना चार्ज हो गया होगा? टोटल चार्ज। तो पहले जब 0 था तब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब टोटल चार्ज ले आया तो हमें टोटल वर्क करना पड़ा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा? क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन बताया था ना। हाँ, तो W कहाँ से कहाँ तक? 0 से। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? Q dQ का। भाई x dx का होता है एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड। तो Q dQ क्या हो जाएगा? एक पावर बढ़ा के, ये सब रट लो बेटा बायो वालों, है ना। नहीं समझाया? तो कितना हो गया बताओ? अपर लिमिट माइनस, तो यहां पर भी अपर लिमिट माइनस। नहीं समझाया? अपर लिमिट मतलब Q की जगह Q, लोअर लिमिट मतलब Q की जगह, बाकी सब अपनी जगह। ठीक है, तो ये भाई साहब कितने हो गए? 0। तो W बराबर कितना हुआ? 1/C Q²/2। तो W की वैल्यू क्या हुई? हाफ Q²/C। बोलो है ना? नहीं है? बट हम जानते हैं एक चीज, क्या? Q इक्वल टू, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ Q की जगह C² V²/C कट गया, तो W की वैल्यू हाफ CV²। ऑल्सो हम एक बात और जानते हैं, क्या? तो C इक्वल टू Q/V। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ Q/V इंटू, कट गया, तो W इक्वल टू हाफ QV। दीज ऑल वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना। नहीं समझा? दीज वर्क स्टोर्ड इन कैपेसिटर
इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। तो U बराबर क्या हो जाएगा W। तो U की वैल्यू क्या क्या आई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाफ क्योंकि मैंने कहा था ये फॉर्मूला आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए, मतलब एक सिंगल कैपेसिटर के लिए कोई भी फॉर्मूला वैलिड है, सुन लो। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाएं तो हर जगह हर फॉर्मूला वैलिड। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहाँ चार्ज कांस्टेंट होगा, यानी सीरीज में। पक्का। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहाँ पोटेंशियल, और इसको तुम कहीं भी लो, ठीक है, नहीं समझे। और याद करो इसके बाद एक टॉपिक था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बिना इस वीडियो को रोके मैं तुम्हें इसी में एक चीज़ और बताऊंगा। अगर फोटो खींचनी है चटाक से खींचो, है ना, नहीं तो शूट तो हो ही रहा है पूरा पूरा, है ना। बाद में एक वर्ड आता है बेटा, सुन लो। क्या 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 क्या, अच्छा हटा जाए। एक वर्ड होता है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। क्या होता है, सुन लो सभी लोग। एक वर्ड होता है ऊर्जा घनत्व। किसी को पता है क्या होता है, हिंदी मीडियम दिख रहा है। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू सिखाते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। क्या होता है, कभी वर्ड डेंसिटी या घनत्व तुमको दिख जाए कहीं पर भी, कहीं पर भी, इसका मतलब होता है जिस रीजन में वो पैरामीटर है उससे डिवाइड कर दो, उसकी पर यूनिट वैल्यू पे उसकी वैल्यू को काउंट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास से हम डेंसिटी बनाते हैं, तो मास कहाँ इकट्ठा होता है, मास होता है पूरे वॉल्यूम में होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब सिंगल वॉल्यूम में कितना मास, ये पता चल गया ना कि एक कांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। मान लो 5 मीटर क्यूब में कितना, 5 मीटर क्यूब में हमारे पास जो मास है वो है पूरा 100 किलो। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हुआ, 20 किलो। तो 1 मीटर क्यूब यानी एक वॉल्यूम में कितना मास है ये बताता है मास डेंसिटी, यानी जिसे हम मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ते हैं। इसी तरीके से चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, चार्ज लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है और वॉल्यूम में हो सकता है, है ना। तो लेंथ में है तो उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ एरिया होगा कुछ। तो ये चार्ज अगर Q चार्ज L लेंथ पर है तो एक लेंथ पे कितना होगा, Q/L। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। अगर यही Q चार्ज A में है तो एक सिंगल एरिया पे कितना चार्ज होगा, Q/A सिग्मा, ऐसे Q/V रो। इसे बोलते हैं, ये भी आवेश घनत्व है, ये भी घनत्व है। ये है लाइन पर यानी रेखा में तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से अगर इसमें भी देखो डेंसिटी है किसकी, अगर चार्ज डेंसिटी बोलना है तो चार्ज को उसकी स्पेस से डिवाइड कर रहे हैं, मास डेंसिटी बोलना है तो मास को उसके स्पेस से डिवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी बोलना है तो एनर्जी को उसके स्पेस से डिवाइड कर रहे हैं। यानी एनर्जी और चार्ज डेंसिटी है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ या स्पेस। स्पेस यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम। एनर्जी कहाँ इकट्ठा होती है, वॉल्यूम में, लेंथ में नहीं होती, एरिया में नहीं होती, कहाँ होती है, वॉल्यूम। तो अगर बोले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी एकांक आयतन में आवेश तो आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व हो गया या आवेश घनत्व हो गया। एकांक आयतन पे स्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। ये क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखे इंग्लिश में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा घनत्व, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा अच्छा करके लिख देना, एक किसी संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उस संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी डिनोटेड बाई यू। सब लिख लोगे, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, एनर्जी, फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मतलब आयतन नहीं हो जाएगा, अरे वॉल्यूम मतलब आयतन, इंग्लिश मीडियम। ये बड़ा U है, ये छोटा U, बोलो है ना, ये फॉर्मूला बना। यूनिट क्या होगी बताओ,
इसकी हो गई जूल, इसकी हो गई मीटर क्यूब, नहीं हो गई? टाइम ऐसा फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, क्या होगा बताओ? ml2t माइनस 2 अपॉन में L3, तो ml-1 t माइनस 2, नहीं आया? अब इसमें एक चीज प्रूफ करने को आती है, बहुत ध्यान सुन लो, क्या लिखा? प्रूफ दैट, यही डेरिवेशन में नहीं कराई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, क्या लिख दिया? चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये प्रूफ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने डायरेक्ट यूज भी करा था और शायद साइड में करा भी दिया था, ठीक है? तो ये चीज प्रूफ करने के लिए बच्चा आएगी। कैसे प्रूव होगा सुन लो, 3 नंबर में आएगा और कोई ना कोई सेट में तुमको दिखा भी होगा, ठीक है? कैसे होगा सुनो, किसकी निकालनी है और उसकी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से पहले हमें उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो एनर्जी ऑफ चार्ज, देखो प्रूफ कर रहे हैं, सुन लो, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर कितना होगा, यानी एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी बताओ? एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है? U इज इक्वल टू, नहीं होती? और C किसका लेना है हमको, तो लिख दें फॉर PPC, C की वैल्यू कितनी होती है? KA एप्सिलॉन नॉट बाई D, और K की वैल्यू यहाँ 1 माननी है हमको, एयर में करना है, क्या? एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज पैरेलल कैपेसिटर इज इन एयर, ठीक है? देखो इन एयर ना बोले तब भी समझ जाना, केवल एप्सिलॉन नॉट दिया है, के एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है, तो एयर की बात हो रही है, ठीक है? जब केवल एप्सिलॉन नॉट होता है तो एप्सिलॉन नॉट किसका होता है? एयर का, और के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट के मीडियम का, बात समझे? तो ये आया, ये क्वेश्चन नंबर क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 2। तो बाई 1 एंड 2 बताओ, बाई 1 एंड 2 बताओ, U की वैल्यू कितनी निकल के गई? हाफ, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D V स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? नहीं आया, पक्का? इसमें कोई डाउट? हमें क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी। अब निकाल दो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, बताओ क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल U कितना निकल के आया? हाफ अपॉन D इंटू में कैपिटल V स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा? मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ, ये क्या है दिख रहा है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है D, है ना? और इसका प्लेट एरिया कितना है? इसके प्लेट एरिया कितना है? A। तो ध्यान देखो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कितना आया? A इंटू डी। तो वॉल्यूम कितना आ गया? A इंटू डी। तो यहां रख दिया A इंटू डी। कुछ कट रहा है? A से A कट गया, D से D भी कट गया क्या? हाँ वाह, D से D कट गया। तो U बराबर क्या हुआ? हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। जरा ध्यान से रखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं V बाई D का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जरा चेक करना, ये हमने चार्ज किया था ना, इस पर वोल्टेज कितना आएगा? इस पर वोल्टेज कितना आएगा? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस लगी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E थी। याद आया कि नहीं आया? अच्छा एक बार बताना, V से 0 में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E के थ्रू, तो हमने कुछ रिलेशन नहीं पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा V कितने डिस्टेंस में गिर रहा है? तो D डिस्टेंस पे गिरा V, तो यूनिट डिस्टेंस पे कितना गिरेगा? V बाई D दूरी पर V पोटेंशियल गिरा, तो एकांक दूरी पर V बाई, और V बाई D किसके बराबर होता है? हाँ, E के। पोटेंशियल ग्रेडियंट हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बोलो कैसी रही? कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला उठाना है। C की जगह पे पैरेलल प्लेट है, कभी कभी ये C की जगह पे यहाँ पर स्फेरिकल भी दे देगा, तो C की जगह पे स्फेरिकल का डाल देना, और जब U बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में U लगा दो, खत्म काम। नहीं है? अच्छा एक बार बताओ, इसी को स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए करेंगे, क्या क्या चेंज होगा? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए करेंगे, क्या क्या चेंज होगा? पहली बात तो यहाँ कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बात है। दूसरा कहाँ चेंज होगा? यहाँ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लगेगा? 4/3 पाई R
ट्यूब कर लोगे नहीं कर लोगे, उससे भी यही निकलेगा, परेशान ना हो, है ना। ऐसे ही कुछ निकलेगा, निकाल के देखना घर पे, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाक से। देखिए इसके बाद प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ है। देखो पहली बात तो कोई भी लॉ प्रूफ नहीं होते, ठीक है, लॉ वेरीफाई किए जाते हैं। तो हमें इस लॉ को, ओम्स लॉ को किसके बेसिस पे वेरीफाई करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर। किसके बेस पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक बार हिंदी में बताएंगे, एक बार इंग्लिश बताएंगे, पहले तुम तो बताओ हमको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अनुगमन वेग। बताओ बताओ। जब किसी चालक को हम बैटरी के सिरों के मध्य से जोड़ देते हैं तो बैटरी का विभवांतर उसे त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि एक धीमा व नियत वेग प्रदान करता है ना। इस वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग बोलो। दूसरा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम बोलें कि व्हेन वी कनेक्ट एनी कंडक्टर थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, देन बैटरी डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन को कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन नहीं देगा, बट ओनली गिव्स अ स्लो और कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद रखना ये बहुत जरूरी है, लंबाई की दिशा में, है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको फील कराते, समझो। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम लोग चिड़ियाघर घूमने गए और टीचर नहीं गया तुम्हारे साथ, तुम लोग तो अतिबोध होगे वहां जाके, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई धीमे भाग रहा तो कोई तेज भाग रहा, हर डायरेक्शन में भागोगे और अलग अलग स्पीड से भागोगे। तो अगर एक कंडक्टर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीचर आ जाए, एक आगे और एक पीछे खड़ा हो जाए, तो एक लाइन बन जाएगी, तो एक प्लस पोटेंशियल और एक, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर भाग रहे थे, तो वो कहने लगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा, तो इलेक्ट्रॉन को प्लस वाला कहने लगा मेरी तरफ आओ, माइनस वाला कह रहा सीधे जाओ। तो लेंथ ऑफ दी कंडक्टर क्या करने लगे? मूव करने लगे। लेकिन अभी सबकी स्पीड अलग अलग होगी ना, ये v1 स्पीड से जा रहा होगा, ये v2 से, ये जो इस प्लस के पास होगा वो तेज पहुंचेगा। सबकी स्पीड अलग अलग है, किसी की v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3। अगर सारे v का हम क्या ले लें? एवरेज ले लें। क्या ले लें? तो एवरेज क्यों लिया जाता है? कि अप्रॉक्सीमेटली हम सबकी वैल्यूज को सेम मान लें। जैसे किसी के 10 नंबर आए 10 में, किसी के 9 आए, किसी के 7 आए, किसी के फिर 9 आए, फिर 8 आए, तो ऑन एन एवरेज हम 8 बोलेंगे। यानी 10 वाले को भी हमने 8 मान लिया और 7 वाले को भी हमने 8 या 9 मान लिया, बस है ना, 8.5 मान लें, बीच का हो जाएगा एकदम एवरेज। तो एवरेज का पहला काम क्या होता है कि हमें एक कितनी है, फैले हुए डेटा में से सारे डेटास को लगभग इक्वल मान लेना। तो सारी की स्पीड्स, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर v1 v2 v3 जो अलग अलग थी, अब हम उसे एवरेज ले लेंगे। तो अब v1 भी vd की बराबर, v2 भी vd की बराबर, v3 भी vd की बराबर, ये सारी वेलोसिटीज अब हमने इक्वल मान ली है, एवरेज ले लिया है। तो v1 v2 v3 का एवरेज क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। क्या होगी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn डिवाइड बाई n इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक और वेलोसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जब तक हमने कंडक्टर कनेक्ट नहीं किया था बैटरी से, तो इधर उधर भाग रहा था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के कर्नल मतलब वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था, जाके टक्कर मार रहा होगा, हाँ या ना। तो टक्कर मारने से अपनी डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर रहा होगा। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? जो वेलोसिटी चेंज हुई और नई वेलोसिटी आई है, जिस वेलोसिटी से जाके टक्कर मारा, तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल। तो कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे तिरछा मिर्चा होकर वापस भी आया होगा ना। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? एक बार जाने की और एक बार आने की जोड़ोगे कितनी हो जाएगी? 0 अपॉन समथिंग करोगे तो 0 होगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है, समझना, ठीक है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। क्या कर दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। लेट अस सपोज कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों कितना है? A है। बोलो समझा? पक्का। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एकदम मस्त। एक क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ये चलो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बना दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं समझाया?
ये इलेक्ट्रॉन अब किधर की तरफ भाग रहे हैं ये, अगर ये माइनस है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बोलो है ना, नहीं समझ में आया? तो ये सब इधर की तरफ भाग रहे होंगे विद स्पीड ऑफ व्हाट, v1 v2 v3 v4। अब इनके हम एवरेज ले लेंगे तो वही vd हो जाएगा, यानी v1 भी vd के बराबर, v2 भी vd के बराबर और v3 भी vd। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो प्लस से माइनस की तरफ लगेगी, बोलो है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहां पर कितना होगा बच्चा, v, और यहां पोटेंशियल कितना होगा 0, बोलो है ना, नहीं समझा? किसी एक ही हम चार्ज या इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ते हैं, जस्ट सपोज किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ते हैं और उस पर हम लगाते हैं क्या, कि हमें पता है फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बताओ? फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। वेरी गुड, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही हैं, स्केलर ले रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हाँ, अगर वेक्टर में लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को विद साइन लिखते हैं माइनस ई, बात समझे नहीं है? अभी तो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड में हम चार्ज को विदाउट साइन लिखते हैं। और F बराबर क्या होता है बच्चों, ma। तो A की वैल्यू यहां से क्या निकली, ई अपॉन, नहीं समझाया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर ई बाई एम आ गया है और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, v बाई डी, डी की जगह पर l, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ई वी अपॉन एम एल। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले रहा होगा तो पहले किसी से टकराया होगा, फिर उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी होगी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई v2, तो पहले इसकी u2 रही होगी, है ना। इसकी पहली वेलोसिटी क्या रही होगी थर्मल वाली, u1, इसकी क्या रही होगी u3 रही होगी। तो हमें एक बचपन में चीज पढ़ाई गई थी, बट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और t की जगह यहाँ टाउ, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या मतलब, एक टक्कर मारने के बाद जब दूसरी टक्कर हो रही होगी तो उसके बीच में जो टाइम लगा होगा उसमें कोई तीसरी टक्कर तो हो नहीं रही, तो एक टक्कर के बाद यानी एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच का ये टाइम पीरियड है। बात समझा, इतनी बात समझ आ गई? तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v1 बराबर u1 प्लस a1 टाउ1, और a1 की जगह पर अगर हम a माने तो क्योंकि सबकी एक्सेलरेशन तो सेम मानेंगे, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ2, v3 बराबर u3 प्लस a टाउ3 एंड सो ऑन, ऐसे करके vn बराबर a टाउ1। अगर हम सबको ऐड कर दें, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कनक, अभी बताया था, वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अपॉन में एन कोलिजन है इसलिए, ठीक है। वैल्यू रखो, क्या नाम है विशाल, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, इसकी ये आएगा पेपर में, तुम लोग हल्के में ले रहे हो उसको, सारे u को हम कॉमन ले लें एक साथ, तो क्या बनेगा बताओ, बोलो है ना, प्लस से छोड़ा प्लस पकड़ा, और सब में a कॉमन हो रहा है, टाउ1 प्लस, अगर n को अलग अलग डिवाइड करते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति, बहुत हिंदी बोल दिया है। देखो इधर ये क्या हो गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, ये क्या एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब एवरेज टाइम रिलैक्सेशन, ठीक है, टाउ हो गया। बेटा टाइम जो है इस समय बहुत कम बचा है हमारे पास, है ना, और हमें बहुत कुछ तैयार करना है। इसी बीच तुम्हारे दूसरे एग्जाम भी लगे हुए हैं जिसे हम मैथमेटिक्स या बायोलॉजी भी कह रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो एक टाइम को अगर फिर आपको 2 बार यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब यही चीज़ जो यहाँ पढ़ाई जा रही है यही चीज़ घर पे जाके अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे, लेकिन टाइम तो कम है, तो 2 बार टाइम तुम्हारा बर्बाद नहीं हो गया, तो एक टाइम पर एक बार में अच्छे से पढ़ लो, तो ताकि दूसरी बार में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ने पलटने की जरूरत पड़े। इतनी डेरिवेशन तो हम तुम्हारी यहीं तैयार कराए दे रहे हैं, बस तुम्हें एक बार क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस कर लेनी है, तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो इधर कितना हुआ, वी डी बराबर
0 प्लस ए टाउ एन क्या करना, मतलब एवरेज हो गया, तो एवरेज को टाउ को मैंने टाउ मान लिया, तो वी डी बराबर क्या निकल के आ गई बच्चों, वी डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए ताऊ नहीं, माँ ताऊ जी को बुला रहा हो, ए टाउ। ये क्वेश्चन नंबर कुछ ही मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ हम 1 मान चुके हैं, इसको 2, तो बाई 1 एंड 2 देखो चेक करो, बाई 1 एंड 2, तो वी डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ई वी अपॉन, ये कैपिटल वी है बेटा, ये पोटेंशियल वाला, ये वेलोसिटी वाला, एम एल इंटू टाउ हुआ नहीं हुआ, तो यहां से ये किसका एक्सप्रेशन निकल के आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन अगर इसी से तुम्हें ओम्स लॉ प्रूफ कर, देखो अभी मैंने हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं डाली है, ये किसका एक्सप्रेशन निकाला है मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका निकाला है, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछे तो यहां तक करके छोड़ दोगे, लेकिन अगर यही ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए दे दे, क्या कर दे, तो बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना, तो मैं ओम्स लॉ भी यहीं प्रूफ कर देंगे। देखो इधर पहले, अच्छा ये कर लो, हो गया। अब अगर इसी में बोल देता वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्या बोल देता, दिख रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, किस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी मीडियम क्या बोलेगा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो बस शुरू करते समय तुम्हें बस 2 चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी, क्या, सुनो, रुक जाओ, तुम्हें सबसे पहले यहां एक बनाना पड़ेगा, ओम के नियम में क्या होता है, करंट की बात होती है ना, और वोल्टेज की बात होती है, तो करंट और वोल्टेज बना देना, बात समझा, क्या बना देना। अब स्टेटमेंट भले सुन लो, भले वेरिफिकेशन पूछ रहा है, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या होता है, इफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप तथा पदार्थ का प्रकृति ना बदली जाए या अपरिवर्तनीय रहे, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। बात समझाया। तो अब देखो बस एक चीज बता दोगे, पढ़ा दोगे, क्या, वी नो करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, बोला है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे, फिर ये तुम्हारी बन जाएगी 2 और ये बन जाएगी 3, तो ये हो गया बाई 2 एंड 3, तो बाई 1 एंड 3 देख लो, बस इतना बढ़ाना है तुम्हें जरा, बाई 1 एंड 2 एंड 3, बाई 1 एंड 4, नहीं समझाया, 2 और 3 के मिला के 4 आ गई, तो बाई 1 एंड 4 को जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह क्या रख दोगे, ई वी अपॉन एम एल इंटू में टाउ, नहीं समझाया, पक्का। तो यहां से v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, चेक करो, v बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू में, नहीं आ गई, चेक करो, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, a एरिया और टाउ रिलैक्सेशन, ये सब कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं v बराबर, या v बराबर क्या, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ है कि नहीं है, वेयर एम एल अपॉन ए टाउ इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं, नहीं मानते, बोला है ना, नहीं समझाया। अब यहीं से तुम्हें प्रूफ करने के लिए देगा जे बराबर सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म, जे बराबर सिग्मा ई, जल्दी से नोट करो फटाक से, फिर इसको हटाएं। कितने डेरिवेशन लगभग हो गई होंगी, 8-9, हाँ, इसमें तो एक के अंदर 3 ही करा दी, हाँ? हटाएं,
क्या क्या चेंज कराया ड्रिप वेलोसिटी में? बस करंट की वैल्यू उठाई और लास्ट में इक्वेट कराया, बस इतना ही करना है तुमको, और कुछ नहीं। क्या नाम है? अरे यार मिटा दिया क्या इसको? गौरी दीदी, है मालूम है, बहुत सुबह से आए हो तुम लोग, है ना, ज़्यादा देर बैठने की तुम लोग को आदत नहीं, बस मूवी वूवी देखने चले जाओ तो 3 घंटे वो अलग बात है, बैठ जाते हो वहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ नहीं बैठ पाते हो तुम लोग। हाँ क्या कह रही हो? कौन कह रहा मूवी देखने नहीं जाते? मतलब हद है झूठ बोलने की, अति हो गई है झूठ बोलने की। हाँ फिर ये भी नहीं जानते मूवी क्या होती है। देखो इधर बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सुन लो यार प्लीज प्लीज, विक्की प्लीज, है ना, J इक्वल टू सिग्मा ही, ये रिकॉर्ड हो गया क्या? J इक्वल टू सिग्मा ई, इधर सुनो, J इक्वल टू सिग्मा ई, ये प्रूफ करना है। उठाओ भैया बढ़िया सा फॉर्मूला, क्या हमने पढ़ाया था? V बराबर आर आई, पढ़ाया है? तो V बराबर R की वैल्यू क्या बताई थी हमने? R की वैल्यू थी ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। तो V बराबर क्या हुआ? ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अभी सब स्केलर में चल रहा है, सब किस में चल रहा है? स्केलर में चल रहा है। तो जरा ध्यान से रखना, अगर मैं इसको V बाई एल लिख दूँ, किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये L को मैंने इधर भेज दिया और इस A को उठा के इसके नीचे रख दिया, किसी को अभी भी कोई तकलीफ? इधर क्या बचा? m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये बचा कि नहीं बचा? हाँ या ना भाई, इतना बताओ, ये इतना बचा कि नहीं बचा? अब थोड़ी देर के लिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हम, टॉर्च वॉर्च हो तो ऐसे डालो प्रकाश, ठीक है? बोलो है ना, अरे इधर ये वाला प्रकाश नहीं, इधर देखो, बोलो समझे? तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, सुनो, आर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, होता है कि नहीं होता? नहीं होता। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, बहुत ध्यान से देखना, अगर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, और मैंने अभी भी आर का फॉर्मूला क्या बताया था? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, बहुत ध्यान समझो, है कि नहीं है? पक्का? अगर मैं कह रहा हूं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, तो जरा ध्यान रखना, ये ए को इधर भेजो, ये एल को नीचे लाओ, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या दिख रहा है तुमको? रो की वैल्यू क्या आ गई? और ये चीज तुम्हें यही नहीं दिख रही है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया रो का फॉर्मूला। लेकिन एक चीज और सुनो, लगे हाथ, आई बाई ए क्या होता है? जे। वेरी गुड वेरी गुड, करंट। अभी सब स्केलर में है, कोई वेक्टर में, ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ई। तो ई बराबर रो जे, ये आया फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं यहाँ से जे की वैल्यू में प्रूफ करना ना मुझे, तो जे की वैल्यू अगर बनाना चाहूँ तो जे की वैल्यू 1 अपॉन रो इंटू ई। अच्छा, रो क्या है? रजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध मतलब रोकना, चालक मतलब चलना। तो प्रतिरोध को उल्टा करोगे तो चालन आ जाएगा ना। तो 1 अपॉन रो यानी 1 अपॉन प्रतिरोधकता बराबर में चालकता, और 1 अपॉन रजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो जे बराबर क्या आया? सिग्मा। वेक्टर फॉर्म लिख दे, क्या लिख दे? वेक्टर फॉर्म दिख रहा है इतना? सिंस 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा, ये तो आ रहा होगा, है ना? तो जे बराबर क्या आया? सिग्मा ई। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म, तो जे बराबर, हमें वेक्टर फॉर्म देखते समय डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। ई की डायरेक्शन किधर है? ओहो मिट ही गया। ई की डायरेक्शन किधर है? इधर। और सुन लो, जे क्या होता है? किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी करंट पास होती है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट यहाँ पास हो रही, एरिया वेक्टर भी यही मानेंगे। तो जे इधर की तरफ है, नहीं है? तो अगर करंट इधर जा रही है, करंट किधर जा रही है? करंट इधर जा रही है, तो जे भी हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाता है। सुन लो,
जे और करंट की डायरेक्शन, जे और करंट की डायरेक्शन सेम। जे किधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, इधर, तो जे भी किधर जाएगा, बहुत ध्यान सुनो, करंट किधर जा रही है ऐसे, तो जे भी किधर जाएगा इधर, यानी जे की डायरेक्शन ये हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो जरा, वो भी यही है। तो जे और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पर माइनस लगाने की कोई जरूरत, तो जे बराबर सिग्मा ई, और तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है, देखो उसमें ऐसे ही प्रूफ करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। वोल्टेज का साथी होता है, वोल्टेज का कह सकते हो वोल्टेज, बट तुमने वो पढ़ा है V बराबर आई आर, देखो शॉर्टकट तरीका, V इक्वल टू आई आर, तो मैं इसको आर आई लिखूं, इसका जो संगी साथी है वो होता है वेक्टर में J, इसका संगी साथी जो होता है वेक्टर में E होता है, और R का संगी साथी रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी। तो देखो यही तो फॉर्मूला बना, नहीं बना, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, नोट कर लो फटाक से। नहीं, इस पार्ट में इतना ही बता दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र 1 का जो सेकंड पार्ट है, जो थोड़ा बहुत किरचॉफ वाले और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम सेकंड पार्ट में करा देंगे, फिर ब्रह्मास्त्र 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए वाणी को विराम, ठीक है।